डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 101। अमन अब मंदिर की 5 सीढ़ियों के नीचे खड़ा था और अब उसकी हिम्मत जवाब दे गई थी। अमन सिर्फ अब जीन्स में खड़ा था, पूरे जिस्म पर कांटे घुसे हुए थे और खून टपक रहा था। हाथ जलकर काले पड़ चुके थे क्योंकि ज्वाला दोनों हाथों को भयानक तरीके से जला चुकी थी। पैरों में कांटे के झाड़ अंदर तक घुस चुके थे और अब ज्वाला बुझने को थी, लेकिन अमन ने उनमें फूंक मारनी शुरू कर दी ताकि वो बुझे ना। अमन लगातार उनको जला रहा था, ये जानते हुए भी कि वो आग अब अमन के हाथों पर जल रही है, और जितनी तेज वो आग जल रही थी अमन की खाल उतनी तेजी से जल रही थी। अब आग अमन की खाल से उसके मांस को जला रही थी और अमन की आंखों बर्दाश्त से लाल अंगारा हो रही थी। जितनी तकलीफ अमन याना के लिए सह रहा था, इतनी तकलीफ तो याना ने पूरी जिंदगी में नहीं सही थी। अमन का एक दर्द ही याना की 1000 तकलीफ के सामने कुछ नहीं था, क्योंकि अब वो आग जैसे ही मांस में घुसी अमन अब तकलीफ की शिद्दत से दहाड़ रहा था, और अमन की दहाड़ से पूरे पहाड़ी जंगल में एक कोहराम सा मच चुका था। परिंदे पेड़ों से उड़कर भाग चुके थे। बंदर पेड़ पर चढ़े उस दीवाने को आंखें फाड़े देख रहे थे जो तकलीफ की शिद्दत से दहाड़ रहा था, लेकिन रुक नहीं रहा था, क्योंकि उन्होंने पहली बार यहाँ कोई इंसान देखा था। गीदड़ और भेड़िए भी अब मुंह उठाकर रो रहे थे। चारों तरफ एक भयानक माहौल बन चुका था। अगर इस मेज की जगह कोई और होता अब तक कब का मर चुका होता, लेकिन वो सोल्जर था। उसके इरादे हौसले उसके जिस्म से ज्यादा मजबूत थे, और तभी पेड़ों के हिलने से हवा चलने लगी और वो ज्वाला बुझने लगी, और अमन ने अब पूरी हिम्मत जुटाई और अंदर की तरफ भागा। लेकिन अब उसे एक कदम भी रखना मौत था, इसलिए वो लड़खड़ा कर गिर गया। लेकिन अमन ने ज्वाला नहीं बुझने दी। अब अमन मंदिर के अंदर आ चुका था और कोहनियों के बल खिसक खिसक कर मंदिर के अग्निकुंड तक जाने की कोशिश कर रहा था। ये अमन के इश्क की इंतहा थी। उसने अपने इश्क के लिए अपने तन की खाक बना दी थी, खुद को फना कर दिया था, लेकिन अपनी मोहब्बत को खोना उसको मंजूर नहीं था। ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना पड़ता है। सूर्य पे भी चढ़ना पड़ता है, सर को भी कटाना पड़ता है, कुछ भी हो मोहब्बत में, लेकिन ये कर्ज चुकाना पड़ता है। ये राज इश्क क्या है कोई भी नहीं समझा अब तक। खुद अपने ही हाथों से अपनी हस्ती को मिटाना पड़ता है। अमन ने अब कोहनियों के बल खिसक कर अग्नि देवता के पास बने कुंड में आ गया और अपने हाथों से तीनों ज्वाला अग्नि कुंड में डाल दी, और वो डालते ही उसमें पड़े तेल ने आग पकड़ ली और अब पूरा मंदिर रोशनी में नहा गया। मंदिर की छत पर लटके चमगादड़ कबूतर आग जलने से उड़कर बाहर निकल गए, और आग जलते ही अमन आहिस्ता से मुस्कुराया और उसकी आंखें बंद होती चली, और आंखें बंद होते ही अमन के चेहरे से ठंडी हवा का झुका टकराने लगा, और अमन ने आहिस्ता से आंखें खोली तो अमन ने देखा शाही वस्त्र पहने एक आदमी बड़ियान बाण से चलता हुआ अमन के पास आया। उसके सर पर हीरे मोतियों से जड़ी पगड़ी रखी थी, सफेद रंग की शेरवानी जो सोने के तारों से बनी थी, और सफेद चमकदार कपड़े की धोती, कानों में और गले में हाथों में कीमती जेवरात, घने काले दाढ़ी मूछे। और वो आहिस्ता से चलकर अमन के पास आकर बैठ गए और अमन के सर पर प्यार से हाथ रखते हुए कहा, पुत्र, अग्नि देवता ने तेरी मनोकामना पूर्ण कर दी है। उन्होंने तेरी जीवन ज्वाला स्वीकार कर ली है। इस अग्नि की लपटों का यही मतलब है, और इसकी वजह एक ये भी है पुत्र, इस अग्निकुंड को प्रज्वलित मेरा ही वंशज कर सकता था। इतना साहस केवल मेरा रक्त ही दिखा सकता था, अन्यथा किसी में इतना बड़ा हृदय नहीं है जो इस कठिन मार्ग को पार कर सके। लेकिन मेरा रक्त, मेरा वंशज ही ये कठिन मार्ग पूर्ण कर सकता था। अब अमन ने टूटी फूटी जुबान में पूछा, क्या मेरे बीवी बच्चे बच जाएंगे? तब उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, ये अग्निकुंड का जलना इस बात का साक्षी है, जीवन की प्राप्ति हो चुकी है, किंतु धैर्य, क्योंकि हर समस्या का समाधान केवल धैर्य है। अगर धैर्य किया तो सब मिल जाएगा, अन्यथा व्याकुल व्यक्ति के जीवन में केवल समस्या उत्पन्न रहती है। केवल धैर्य ही तुम्हारा उचित मार्गदर्शन करेगा, क्योंकि शत्रु बहुत है तुम्हारे। ये कहकर वो वापस चले गए। तभी नर्स भागती हुई आई, उसके चेहरे से हावैया उड़ रही थी। अब नर्स ने साहिल के पास खड़े डॉक्टर से चीख कर कहा, डॉक्टर, याना की डेड बॉडी, और वो धड़ाम से बेहोश होकर गिर पड़ी। अब सब ऑपरेशन थिएटर की तरफ भागे, और अब सब ने देखा याना का शरीर हौले हौले लर्ज रहा है, और मॉनिटर पर बंद लकीरें खुद ब खुद चल रही थी, और अब सबके चेहरे पर बहुत गहरी सी मुस्कान आ गई। और अब पीरामल ने चीखते हुए कहा, डॉक्टर, डॉक्टर, अरे देख, महारी बहू जी गई।
अब पीरामल ने डॉक्टर को पुकारा लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी डॉक्टर ऋतु वहां आई, जिसको अभी खबर मिली थी याना दूसरे हॉस्पिटल में है, इसलिए वो भागती हुई आए और याना की हालत देखकर जल्दी से अपनी टीम को तैयार किया और याना को ट्रीटमेंट करने लगी। अब मोना के और साहिल के सामने वो तीनों डॉक्टर और लेडी डॉक्टर सर झुकाए खड़े थे। अब मोना ने गुस्से में कहा, तुमने तो कहा था याना को 24 घंटे के लिए डेट कर दिया है, उसको इतनी जल्दी होश कैसे आया? अभी तो मैं उसको दिल्ली लेकर भी नहीं जा पाई, उसका दिल फिर से कैसे बीट करने लगा? तब डॉक्टर ने कहा, मैडम हम खुद हैरान हैं, क्योंकि हमने तो याना को क्लोरीन और पोटेशियम की अच्छी खासी डोज दी थी, पता नहीं उसको होश कैसे आ गया और उसका दिल बीट करने लगा, वरना अब तक जिसको भी इतनी डोज दी है उसका दिल 24 घंटे से पहले बीट नहीं करता। अब मोना ने कहा, तुम्हारी वजह से फिर से मेरी बेटी उस आदमी के चंगुल फंस गई। अब मोना ने गुस्से में कहा, तुम्हारी वजह से मुझे यह आखिरी मौका मिला था अपनी बेटी को उससे मेजर की कैद से बाहर निकलने का, वो भी चला गया। तब उस लेडी डॉक्टर ने कहा, मैडम हम इंसान हैं, भगवान नहीं है। हमें तो ऐसा लग रहा है जो मेजर के पिता जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, भगवान मेजर की प्रार्थना सुन रहा है, क्योंकि हर ताकत से ऊपर एक और ताकत है जो ऊपर बैठी है और वो ताकत के आगे किसी की नहीं चलती। आप या हम लाख तरकीब बना ले, लेकिन उसकी तरकीब के आगे सब फेल है। और याना का टाइम से पहले होश में आ जाना इस बात का सबूत है। उसका पति उसकी मौत से लड़ रहा है, वो आपकी बेटी को खुद से दूर नहीं जाने देगा। जी हाँ दोस्तों, यही सच है। आज भी कुदरत करिश्मे दिखाती है, लेकिन आज साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, लोग उसके साथ कोई ना कोई थ्योरी जोड़कर उस करिश्मे को नकार देते हैं। लेकिन आज भी एक ताकत है जो साइंस को फेल करने की ताकत रखती है, क्योंकि भगवान या अल्लाह ना आपने देखा है ना मैंने, बस एक विश्वास है कि वो है तो वो है, अगर विश्वास नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। और ये 100% सच है। वो सच्चे दिल से मांगी गई दुआ या प्रार्थना कभी रद्द नहीं करता। अब चाहे इंसान उससे मूर्ति के रूप में मांगे या सजदे के रूप में, वो सुनता जरूर है। इसलिए हर बात में लॉजिक ना ढूंढे, कुछ बातें लॉजिक और समझ से परे है। जब आप स्त्री 2 के सरकटे को और मकड़ी से काटने पर बने स्पाइडरमैन को बिना लॉजिक के एक्सेप्ट कर लेते हो, तो एक इमेजिनेशन से बनाई गई कहानी में क्यों लॉजिक ढूंढते हो? समटाइम्स देयर इज नो लॉजिक, ओनली मैजिक। तब मोना ने चीख कर कहा, ओ जस्ट शट अप, अपनी बेवकूफ़ी को कुदरत का नाम दे पल्ला मत झाड़ो। अब डॉक्टर ने कहा, आप कुछ भी समझ ले मैडम, लेकिन अब सबको पता चल चुका है याना मैडम जिंदा है। और वो डॉक्टर बाहर निकल गए और मोना हाथ मसलती रह गई, क्योंकि जब याना को लाया गया था वो मर चुकी थी और डॉक्टर ने अमन को सही खबर दी थी, याना मर चुकी है। और अमन भी इतनी आसानी से मानने वाला नहीं था। वो छत पर जाने से पहले दूसरे रास्ते चुपचाप जबरदस्ती ऑपरेशन थिएटर में घुस गया था और उसने याना को झंझोड़ा, लेकिन याना मर चुकी थी। अमन ने उसकी नब्ज, दिल की धड़कन सब रुका हुआ देखा था, इसलिए अमन की हालत खराब हो चुकी थी। लेकिन अमन के अंदर का भरोसा अभी टूटा नहीं था, इसलिए अमन याना को डेड देखने के बाद ही मंदिर गया। और तभी एक बड़ी टीम के डॉक्टर और एक लेडी डॉक्टर अंदर आए, जिनको साहिल ने बुलाया था। और जब उनको पता चला याना की मौत बिजली के लगने की वजह से हुई, तो उन्होंने फौरन मशीन के जरिए याना के दिल को पंप किया और याना ने गहरा सांस लिया, क्योंकि बिजली अगर इंसान के जिस्म में उतर जाए तो वो कुछ टाइम के लिए इंसान डेड हो जाता है। अगर इलेक्ट्रिक मशीन के जरिए उसकी बिजली को खींच लिया जाए तो वो बच जाता है। फॉर लॉजिक एंड बेटर एक्सप्लेनेशन वॉच शिवाजी द बॉस, रजनीकांत मूवी। और याना भी बच गई थी और उसके बच्चों तक बिजली नहीं पहुंच पाई थी, उससे पहले ही बिजली भाग गई थी। और अब जैसे ही याना को सांस आया, लेकिन याना बेहोश थी, इसलिए मोना ने अपनी बेटी को अमन के शिकंजे से बाहर निकालने का रास्ता ढूंढा। उसने याना के दिल में फिर से इंजेक्शन लगवा दिया, ताकि याना तब तक के लिए मरी रहे जब तक वो याना को दिल्ली ले जाने के बहाने अमेरिका ना भेज दे। और अमन को वो याना को ना दिखाने की कसम खा चुकी थी, इसलिए आसानी से याना को अमन से दूर किया जा सकता था। लेकिन इस सब में उसके बच्चे लगभग मर ही चुके थे, क्योंकि बिजली ने असर नहीं किया। उस इंजेक्शन ने बच्चों की सांस रोक दी थी, लेकिन मोना को बस अपनी बेटी चाहिए थी, अमन के बच्चों से उसको कोई मतलब नहीं था। लेकिन यहाँ पर भी अमन ने मोना के इरादे फेल कर दिए थे, क्योंकि वो याना और अपने बच्चों के लिए हर तरह से लड़ जाना जानता था। और कुछ घंटों की सर्जरी के 1 घंटे बाद याना के कानों में बच्चों के रोने की आवाज आई और याना की आंखों से आंसू बह रहे थे। अब डॉक्टर ऋतु ने मुस्कुरा कर याना से कहा, मुबारक हो, 2 बेटे हैं। और याना ने अब रोते हुए कहा, थैंक यू डॉक्टर, आपने मेरे बच्चों को बचा लिया। तब डॉक्टर ने मुस्कुरा कर कहा, याना मैंने नहीं बचाया, क्योंकि तुम्हारा केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो चुका था, क्योंकि तुम्हारे बच्चे पेट में मर ही चुके थे। लेकिन तभी मुझे एहसास हुआ तुम्हारे बच्चे बच सकते, इसलिए हमने इनकी टाइम से पहले डिलीवरी की। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं तो बस कोशिश कर रही थी, बचा तो कोई और रहा था,
क्योंकि तुम्हें शायद पता नहीं तुम्हारे बच्चे 1 घंटा पहले दुनिया में आ गए हैं। लेकिन उनकी हार्ट बीट बंद हो चुकी थी। मैंने और डॉक्टर ने मान लिया था बच्चे मर चुके हैं, लेकिन मैं तुमसे नहीं बताना चाहती थी, इसलिए मैं बच्चों के मरने की खबर बाहर देने जा ही रही थी। लेकिन तभी एकदम से दोनों बच्चे रो पड़े, जैसे किसी ने इनके अंदर सांस डाल दी हो। ऐसा लग रहा है जैसे इनके जीवन की ज्योत बुझ चुकी थी, एकदम से जल उठी है। आई कांट बिलीव इट, इट्स मिरेकल। मैं अभी जाकर सबको खुशखबरी देती हूँ। और तभी याना ने डॉक्टर ऋतु का हाथ पकड़ लिया। अब पीरामल, सुमेर, मयंक तीनों भागते हुए मंदिर पर आए, लेकिन उनको पता चला अमन अभी तक वापस नहीं आया है। उसके जूते और फोन पंडित जी के पास ही रखा था। अब मयंक ने कहा, इसलिए अमन भाई सा कॉल नहीं उठा रहे थे। अब मयंक और सुमेर 40-50 सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गए और माइक से ऐलान किया। अमन को बहुत आवाज लगाई, लेकिन कोई फायदा नहीं था। अब गांव वाले भी सब जमा हो चुके थे। अब मयंक ने नीचे आकर कहा, बाबूजी हमें मंदिर में ही जाकर देखना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। अब जैसे ही अमन के बारे में और उसकी बीवी के बारे में पता चला तो लगभग आधी फोर्स मंदिर पर ही आ चुकी थी। सारे ऑफिसर सभी वहां थे और अब आर्मी के कई हेलीकॉप्टर अमन की तलाश में आसमान में उड़ रहे थे। एक हेलीकॉप्टर में मयंक, अमित और कर्नल और BDR कमल थे। दूसरे में पीरामल, सुमेर और कई ऑफिसर थे। तीसरे में भी ऑफिसर थे जो अलग अलग जगह पर अमन को तलाश कर रहे थे। आर्मी के कितने ऑफिसर बिना अपनी जान की परवाह किए नीचे सीढ़ियों पर उतर गए थे और बड़ी बड़ी टॉर्च जलाकर अमन को तलाश कर रहे थे। मंदिर के थोड़ा ऊपर अमित और मयंक का हेलीकॉप्टर उड़ रहा था और वो माइक से अमन का नाम पुकार रहे थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। तब कर्नल अभिजीत ने पुकारा, मेजर अमन सिंह शेखावत, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? प्लीज कोई सिग्नल दीजिए, क्योंकि मंदिर बहुत बड़ा था और चारों तरफ अंधेरा था। तब कर्नल और BDR ने हेलीकॉप्टर हवा में रुकवाया, क्योंकि हेलीकॉप्टर के उतारने की जगह वहां नहीं थी। इसलिए मयंक, अमित, कर्नल तीनों सीढ़ियों के जरिए नीचे उतरे और अब टॉर्च लेकर मंदिर के अंदर गए, जहां बहुत सारे जाले लगे थे, क्योंकि वहां की सफाई 1 साल में ही होती थी, और वो भी रेस्क्यू टीम के जरिए। अब वो सब अंदर गए तो कुछ ही दूरी पर रोशनी दिखाई दी और अब मयंक ने एकदम चीख कर कहा, अमन भाई सा। और उन्होंने देखा अमन अग्नि देवता के सामने बने कुंड के पास खून से लथपथ शर्टलेस उल्टा पड़ा था, पैरों में कांटों के झाड़ लिपटे हुए थे और चारों तरफ खून के छींटे और खून से भरे पैरों के निशान चिपके हुए थे। अब वो भागकर अमन के पास गए और कर्नल ने जल्दी से अमन की नब्ज चेक करने के लिए जैसे हाथ पकड़ा तो उनका कलेजा मुंह को आ गया, क्योंकि अमन के दोनों हाथों का मांस अंदर तक जला हुआ था और अमन की तकलीफ का सोचकर ही उनकी रूह फना हो रही थी। तब कर्नल ने कहा, मान गए मेजा आपको, वाकई आप हर मैदान को जीतने वाले हैं, चाहे वो जंग का मैदान हो या मोहब्बत का, आप हार मानने वालों में से नहीं हो। अब उन्होंने देखा अमन की नब्ज धीरे धीरे चल रही थी और तभी वो अमन को लेकर वहां से भागे। इधर डॉक्टर ऋतु ने कहा, आई एम सॉरी, हमने आपकी बहू को तो बचा लिया है, लेकिन उसके बच्चे नहीं बचा सके। और सुमित्रा दहाड़े मार मार कर रोने लगी। एपिसोड 102। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं तो बस कोशिश कर रही थी। बचा तो कोई और रहा था, क्योंकि तुम्हें शायद पता नहीं तुम्हारे बच्चे 1 घंटा पहले दुनिया में आ गए हैं। लेकिन उनकी हार्ट बीट बंद हो चुकी थी। मैंने और डॉक्टर ने मान लिया था बच्चे मर चुके हैं, लेकिन मैं तुमसे नहीं बताना चाहती थी, इसलिए मैं बच्चों के मरने की खबर बाहर देने जा ही रही थी। लेकिन तभी एकदम से दोनों बच्चे रो पड़े, जैसे किसी ने इनके अंदर सांस डाल दी हो। ऐसा लग रहा है जैसे इनके जीवन की ज्योत बुझ चुकी थी, एकदम से जल उठी है। आई कांट बिलीव इट, इट्स मिरेकल। मैं अभी जाकर सबको खुशखबरी देती हूँ। और तभी याना ने डॉक्टर ऋतु का हाथ पकड़ लिया और याना ने कहा, नहीं डॉक्टर, आप बाहर किसी को भी नहीं बताओगी, मेरे बच्चे जिंदा है। तब डॉक्टर ने हैरान होकर पूछा, लेकिन तुम ऐसा क्यों चाहती हो? तब याना ने कहा, क्योंकि मेरे बच्चों को खतरा है, मेरे पति और उसके परिवार से। तब डॉक्टर ने हैरान होकर कहा, इसलिए ही तुमने खुदकुशी की कोशिश की? तब याना ने हैरान होकर कहा, नहीं डॉक्टर, मैंने खुदकुशी नहीं की। किसने कहा आपसे मैंने खुदकुशी की है? तब डॉक्टर ने कहा, बाहर सब यही बोल रहे हैं तुमने सुसाइड की है। तब याना ने रोते हुए कहा, नहीं डॉक्टर, मैंने सुसाइड अटेम्प्ट नहीं की, मुझे और मेरे बच्चों को मारने की साजिश की है, वो भी मेरे पति ने, अमन ने। तब डॉक्टर को शौक लगा, व्हाट, क्या मेजर साहब ने तुम्हें और अपने बच्चों को मारने की कोशिश की है? लेकिन क्यों? तब याना ने कहा, क्योंकि मेरा पति मेरे बच्चों को नाजायज मान चुका है और मुझे बेवफाई के जुर्म में मारना चाहता है, इसलिए मेरे पति अपने आदमी भेजकर मुझ पर हमला करवाया है। उन लोगों ने मारने से पहले खुद मुझसे कहा था, वो मेरे पति के कहने पर मुझे मार रहे हैं। तब डॉक्टर ने याना का चेहरा सीने से लगा कर चुप कराया और तब ही पीछे से साहिल ने कहा, अब मेरे बच्चे, आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, आपके डेड आ चुके हैं। अब याना ने साहिल और मोना को ICU में खड़े देखा
तो रोकर कहा, डेड आप आ गए। और याना ने अपनी बाहें फैलाकर अपने डेड को अपने पास बुलाया और साहिल ने रोते हुए याना को अपने सीने में छुपा लिया और अब याना तड़प तड़प कर रो रही थी। ये नज़ारा देखकर डॉक्टर ऋतु और मोना भी रो पड़ी। अब याना ने अपने बिजली से जले हाथों को दिखाकर कहा, देखिए ना डेड, आपकी याना पर कितना जुल्म किया इन लोगों ने। तब साहिल ने रोते हुए याना के आंसू अपने हाथों से साफ करते हुए कहा, रो मत मेरी बच्ची, तेरा बाप तेरे हर आंसू का हिसाब लेगा, तेरे पर की हर जुल्म का बदला लूंगा। अमन सिंह शेखावत से छोड़ूंगा नहीं उसको। अब मुन्ना ने रोते हाथ जोड़ते हुए याना से कहा, मैं भी तुम्हारी गुनाहगार हूँ बेटा, मुझे माफ़ कर दो। तब याना ने अपनी माँ से कहा, मैं आपको एक शर्त पर ही माफ़ कर सकती हूँ, अगर आप डेड के साथ हमेशा लॉयल होकर रहे, क्योंकि मेरे डेड करोड़ों में एक है, वरना आपने अमन जैसे लोग भी देख ही लिए हैं क्या सुलूक करते हैं अपनी बीवियों के साथ, लेकिन मेरे डेड ने कभी आपको नफरत की नज़र से भी नहीं देखा। खुद को लोगों से बुजदिली कहलाया, बीवी का गुलाम कहा लोगों ने, लेकिन मेरे डेड ने हमेशा आपको और मुझे प्यार किया। तब मोना ने रोते हुए कहा, हाँ माय डॉल, मैं अब से वही करूंगी जो आप और आपके डेड चाहेंगे, क्योंकि मैंने देख लिया है मर्द किस कदर वहशी और जालिम होते हैं। अब याना अपनी माँ के सीने से लगकर बिलक बिलक कर रोने लगी। अब मोना ने कहा, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम सब अमेरिका चले जाएंगे तुम्हारे मामू के पास। डेड को मैंने तुम्हारे बारे में सब बता दिया है और डेड और तुम्हारे मामू ने कहा है मैं और आपके डेड जल्द से जल्द अमेरिका आ जाए। तब याना ने कहा, हाँ मोम चलिए, यहाँ से हमें नहीं रहना इन क्रूर लोगों के बीच, बहुत सह लिया मैंने। तब मोना ने कहा, लेकिन बेटा उससे पहले तुम्हें अमन और उसकी फैमिली के खिलाफ बयान देना है, दुनिया को बताना है अमन और उसकी फैमिली ने तुम्हारे साथ क्या किया है। तुम्हें अमन को इतनी आसानी से माफ़ नहीं करना है, क्योंकि उसने तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को मारने की साजिश रची है। उसकी फैमिली ने तुम्हें टॉर्चर किया है, इसलिए याना तुम्हें अमन के खिलाफ आवाज़ उठानी होगी, ताकि दुनिया को भी तो पता चले देश की रक्षा करने वाला ये मेजर अपने ही बीवी बच्चों के साथ क्या क्या जुल्म कर रहा है। अब मोना ने डॉक्टर ऋतु से कहा, आप बाहर जाकर यही कहेंगी कि याना के बच्चों की डेथ हो चुकी है, क्योंकि जब तक मैं याना और उसके बच्चों को हिफाजत से अमेरिका न भेज दूँ तब तक याना के बच्चों को मरा हुआ बताना है। अब डॉक्टर ऋतु ने कहा, आप बेफिक्र रहें, मैं यही कहूँगी। अब डॉक्टर ऋतु बाहर आई और उसने बाहर आकर यही कह दिया जो याना ने कहने के लिए कहा था। अब डॉक्टर ऋतु जैसे अपने घर जाने के लिए जैसे ही बाहर आई, उन्होंने देखा एक एम्बुलेंस से बहुत सारे फौजी और आर्मी के कुछ बड़े ऑफिसर बाहर आए और डॉक्टर ऋतु के कदम तब रुक गए जब एम्बुलेंस से मयंक रोता हुआ बाहर आया और ऋतु उसको पहचान गई, ये याना का देवर है, लेकिन ये रो क्यों रहा है और इतने सारे आर्मी ऑफिसर। और तभी डॉक्टर ऋतु ने देखा उसमें से एक आदमी को बहुत बुरी हालत में बाहर निकाला गया और उसकी इतनी बुरी हालत थी उसको देखकर पहचाना नहीं जा रहा था वो कौन है। पूरा जिस्म और चेहरा खून से भीगा हुआ था, हाथ जलकर कोयला हो चुके थे, पैरों में कांटों की झाड़ियां लिपटी हुई थी और जल्दी से उसको स्ट्रेचर पर डालकर अंदर ले जाया गया। अब अमन को देखकर डॉक्टर ऋतु को बहुत घबराहट सी हुई, इसलिए मयंक से पूछे बिना ना रह सकी और आखिर डॉक्टर ऋतु ने मयंक से पूछा, ये कौन है और इनको हुआ क्या है। तब मयंक ने रोते हुए कहा, ये हमारे अमन भाई सा है। अब ऋतु के ऊपर एकदम पहाड़ सा टूट पड़ा, क्योंकि उसने जब पहली बार अमन को देखा था तो उसकी पर्सनैलिटी से इम्प्रेस हुए बिना नहीं रह सकी थी, लेकिन आज तो ये मेजर पहचान में भी नहीं आ रहा था। तब डॉक्टर ऋतु ने मयंक से पूछा, क्या ये मेजर अमन है। तब मयंक ने हाँ में जवाब दिया। अब मयंक जैसे ही आगे बढ़ा तभी ऋतु ने पूछा, लेकिन इनको हुआ क्या है। तब मयंक ने कहा, ये अपने बीवी बच्चों की जिंदगी बचाने के लिए इन्होंने अपने हाथों पर जीवन ज्वाला रखकर नंगे पैर ज्वाला पर्वत पार गए। अब ज्वाला पर्वत का नाम सुनकर डॉक्टर ऋतु को बहुत गहरा शौक लगा। व्हाट यू मीन, मेजर अग्नि देवता के मंदिर पहुंच गए। तब मयंक ने हाँ में जवाब दिया, अपने बीवी बच्चों को बचाने के लिए, और मयंक हाँ कहकर अंदर भाग गया। और अब डॉक्टर ऋतु शौक में खड़ी थी, क्योंकि इस गांव में डॉक्टर ऋतु की नानी का घर है, इसलिए बचपन से वो यहाँ के ज्वाला पर्वत के बारे में सुनती आई थी और उसकी नानी और मामी ने यही बताया था 200 साल से आज तक कोई ज्वाला पर्वत पर नहीं गया है, क्योंकि वहां जाने का मतलब है मौत। अगर कोई गया तो इसका मतलब है वो किसी जान से प्यारे को बचाने गया है, जिसका दूर होना उसके लिए मौत से बढ़कर है। अब ऋतु को याना की बातें याद आई और ऋतु ने मन में कहा, अगर अमन याना और अपने बच्चों को मारना चाहता तो वो उनकी जिंदगी बचाने के लिए ज्वाला पर्वत पर क्यों जाता, जहां जाकर मेजर की जान खतरे में पड़ गई है। जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मेजर अपने बीवी बच्चों से बहुत प्यार करता है, वरना अपनी जान खतरे में क्यों डालता। कोई तीसरा ही इन दोनों के बीच गलत फहमियां पैदा कर रहा है। अब डॉक्टर ऋतु ने वापस जाने का इरादा छोड़कर वो दोबारा हॉस्पिटल में आई। तभी डॉक्टर ऋतु ने मोना को अपनी माँ रेशमा और भैया और भाभी से बात करते सुना।
एक बार याना अमन के खिलाफ गवाही दे दे तो मैं अपनी बेटी को इस मेजर से बहुत दूर ले जाऊंगी, क्योंकि मैं तो शुरू से ही याना और अमन की शादी के खिलाफ थी। ये साहिल ही नहीं माना और याना को मरा हुआ भी साबित करवा दिया था, लेकिन याना को फिर भी उसको होश आ गया और उसके बच्चे भी बच गए। लेकिन याना के बच्चों को मैं यहीं से अनाथ आश्रम में डलवा दूंगी और याना से कह दूंगी बच्चे गुम हो गए। अब ऋतु ने अपना हाथ हैरान होकर अपने होठों पर रखा। अब वो सबसे पहले आईसीयू में गई, जहां याना सो रही थी। तब ऋतु ने चुपके से याना को बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया, ताकि याना सुबह को अमन के खिलाफ गवाही न दे सके। और फिर वो बच्चों के पास गई जो मशीन में थे। उनके हाथों में अब डॉक्टर ऋतु ने अमन सिंह शेखावत का नाम का बैंड डाल दिया और नर्स से कहा, तुम्हें आज रात सोना नहीं है, इन बच्चों का ध्यान रखना है। अगर कुछ भी गड़बड़ हो तो तुरंत मुझे इन्फॉर्म करना। अब डॉक्टर ऋतु बाहर आई, ये सोचकर वो अमन की फैमिली को ये खबर दे दे, याना के बच्चे जिंदा हैं। लेकिन तब कॉरिडोर से धनेश और उसकी फैमिली खड़ी थी। अब धारा ने गुस्से में कहा, आखिर अमन जी इस छोरी से इतना प्रेम क्यों करे से, कि हाल कर लिया अपना। अब गंगा ने कहा, मरकर भी जी गई नाशपति। तब धनेश ने कहा, इसका कुछ और सोचना पड़ेगा। अब चंचल ने कहा, लेकिन एक बात तो अच्छी हो गई अम्मा, याना के बच्चे मर गए, अब महारे बच्चे को पूरे घर का प्रेम मिलेगा और महारा बच्चा घर का पहला वारिस कहलाएगा। अब ऋतु ने कहा, ओह गॉड, अमन याना के खिलाफ तो हर कोई जहर लेकर बैठा है। भला इतनी साजिशों के बीच अमन याना का रिश्ता या उनके बच्चे कैसे सेफ रह सकते हैं। लेकिन मुझे किसी से तो बात करनी पड़ेगी इस बारे में, इससे पहले याना की मोम याना के बच्चों को कोई नुकसान पहुंचा दे। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन इन हालातों में मैं भरोसा किस पर करूं। तभी ऋतु की नज़र पीरामल पर गई, जो सर पकड़ बैठे हुए रो रहे थे। भगवान, ये कैसा अन्याय है। मैं तो अपने बच्चे अमन की सुख शांति के लिए पथ यात्रा पर गया था, लेकिन महारे बच्चे के साथ यूं के हो गया। उसके बच्चे भी छीन गए और आज जिंदगी और मौत के मुंह में पड़ा से। ज्वाला पर्वत चढ़कर भी भगवान तन ने न सुनी महारे छोरे की। तभी डॉक्टर ऋतु ने पीरामल से कहा, अंकल मुझे आपसे अमन के बारे में कुछ जरूरी बात करनी है, आप मेरे साथ आइए। अब पीरामल ने जल्दी से आंसू साफ किए और डॉक्टर ऋतु के साथ कैबिन में आ गए। अब डॉक्टर ऋतु ने इधर उधर देखते हुए पीरामल जी से कहा, देखिए अंकल, मेरी बात ध्यान से सुनिए। तब पीरामल ने घबराकर पूछा, कि बात हो गई बेटा। अब डॉक्टर ने कहा, मेजा अमन के बच्चे जिंदा है और सही सलामत है। अब पीरामल खुशी के मारे कुर्सी से खड़े हो गए, क्या आप सच कह रही से बेटा। तब डॉक्टर ऋतु ने कहा, हाँ अंकल, बच्चे जिंदा है। तब पीरामल ने कहा, तो फिर आपने झूठ क्यों कहा, हमारे बच्चे मर गए हैं। तब डॉक्टर ऋतु ने कहा, मजबूरी में कहा था, क्योंकि आपके पोते और बहू की जान को खतरा है। क्योंकि याना ने खुदकुशी नहीं की थी, उसको जान से मारने की कोशिश की गई थी। अब पीरामल फटी फटी आंखों से देख रहे थे, ये आप क्या कह रही से। तब ऋतु ने कहा, हाँ अंकल, ये बात मुझे खुद याना ने बताई है, और वो अब अमन के खिलाफ गवाही देकर अमेरिका अपनी फैमिली के साथ जाने वाली है। इसलिए मैंने याना को अमन के ठीक होने तक नशे का इंजेक्शंस दे दिया है, ताकि वो कहीं ना जा सके। और मैं अब आप पर भरोसा कर रही हूँ, क्योंकि अब आप ही अपनी बहू और पोतों को बचा सकते हैं, क्योंकि उनके खिलाफ बहुत लोग साजिश रच रहे हैं। आप ही मेजर की फैमिली को बचा सकते हैं, इसलिए आपको बता रही हूँ। तभी पीछे से बीडीआर कमलजीत भी आ गए, क्योंकि उन्होंने डॉक्टर को घबराते हुए पीरामल को अंदर कैबिन में ले जाते हुए देख लिया था, इसलिए खुद भी पीछे पीछे आ गए। अब सारी बात सुनकर कहा, आप फिक्र मत करें, डॉक्टर अमन सिंह शेखावत कोई मामूली आदमी नहीं है, फोर्स का मेजर है, और अपने मेजर की फैमिली की हिफाजत के लिए हम पूरी मिलिट्री को यहाँ तैनात कर देंगे। तब डॉक्टर ऋतु ने कहा, तो फिर आप याना और उसके बच्चों के लिए आर्मी लगा देंगे और जल्द पता करेंगे आखिर मेजर की बीवी पर किसने हमला किया है। तभी पीरामल ने कहा, एक बार महारे बच्चों को महारे को देखा सकती है। अब बीडीआर ने भी कहा, हाँ डॉक्टर, हम भी देखना चाहते हैं हमारे मेजर के बच्चों को। आखिर वो एक बहादुर बाप के बच्चे हैं, बहादुर बच्चे हैं जो मौत पर विजय पाकर आए हैं। तब डॉक्टर ऋतु ने कहा, हाँ चलिए मेरे साथ, आप एक बार उनका चेहरा देख लीजिए ताकि आपको पहचान हो जाए। और अब बीडीआर और पीरामल तीनों बच्चों की नर्सरी की तरफ चल दिए। अब डॉक्टर ऋतु बाहर खड़ी हो गई और उन दोनों को नर्स के साथ अंदर भेज दिया, जहां बहुत सारे बच्चे मशीन में लेटे थे। अब पीरामल ने एक कांच के बॉक्स में 2 जुड़वा बच्चों को लेटे हुए देखा। सफेद और लाल थे, बाल काले स्याह थे और उनके नन्हे नन्हे गुलाबी हाथों में अमन सिंह शेखावत का बैंड लटका हुआ था। अब पीरामल की आंखों में उन रुई जैसे गोल मटोल बच्चों को देखकर आंसू आ गए। तब बीडीआर मुस्कुरा कर कहा, ओए रब्बा, ये तो सैम टू सैम मेजर अमन सिंह शेखावत है। अब पीरामल ने मुस्कुरा कर कहा, महारे अमन के बच्चे, महारे पोते। तभी पीछे से डॉक्टर ऋतु की एक चीख आई। अब बीडीआर और पीरामल बाहर की तरफ भागे। एपिसोड 103। अब पीरामल ने एक कांच के बॉक्स में 2 जुड़वा बच्चों को लेटे हुए देखा। सफेद और लाल थे,
बाल काले स्याह थे और उनके नन्हे नन्हे गुलाबी हाथों में अमन सिंह शेखावत का बैंज लटका हुआ था। अब पीरामल की आंखों में उन रुई जैसे गोल मटोल बच्चों को देखकर आंसू आ गए। तब बीडीआर मुस्कुरा कर कहा, ओए रब्बा, ये तो सैम टू सैम मेजर अमन सिंह शेखावत है। अब पीरामल ने मुस्कुरा कर कहा, महारे अमन के बच्चे, महारे पोते। तभी पीछे से डॉक्टर ऋतु की एक चीख आई। अब बीडीआर और पीरामल बाहर की तरफ भागे तो बाहर आकर देखा डॉक्टर ऋतु के किसी ने सर पर वार किया। वो बेहोश पड़ी थी। तभी बीडीआर ने कहा, पीरामल जी आप डॉक्टर को देखें, और वो अंदर भागे और तभी उन्होंने देखा बच्चे मशीन में से गायब थे। और बीडीआर बाहर की तरफ भागे और जल्दी से ऑफिसर को कॉल करते हुए कहा, तुरंत पूरे हॉस्पिटल की नाकाबंदी न कर दो, कोई मेजर अमन के बच्चों को लेकर भागा है। याद रहे वो हॉस्पिटल के बाहर ना जाने पाए। और अब पूरी फोर्स ने हॉस्पिटल को घेर लिया था। हॉस्पिटल के सीईओ, ट्रस्टी सभी वहां आ गई थी और अब मीडिया में भी खबर फैल रही थी मेजर अमन के बारे में। तभी पीरामल के पास एक नर्स आई। उसने कहा, आपको रूम 4 में कोई साहिल गहलोत बुला रहे हैं। और पीरामल वही चले गए और जैसे ही कमरे में आए तो वहां साहिल और मोना का पूरा परिवार था। अब साहिल ने पीरामल को परेशान देखकर कहा, घबराए मत भाई साहब, बच्चे हमारे पास ही है। तब पीरामल ने सुकून का सांस लेते हुए कहा, महारी तो जान निकल गई थी। तब साहिल ने कहा, लेकिन भाई साहब मैं याना और बच्चों को लेकर दिल्ली जा रहा हूँ और तलाक के पेपर जल्दी अमन तक पहुँच जाएंगे। तब पीरामल बाबूजी ने कहा, साहिल देखियो टैम इस सब बातों का ना से। अभी महारा अमन अभी के मुंह में से उसके होश में आने तक रुक जा, ऐसी जल्दबाजी से घर टूट जा। तब साहिल ने कहा, घर तो आपके बेटे ने तोड़ दिया है भाई साहब, आपको एहसास नहीं है भाई साहब किस हाल में पहुंचा दिया है आपके बेटे ने मेरी बेटी को और उसके बच्चे को जान से मारने की कोशिश की। तब बाबूजी ने कहा, साहिल मैं थारी हर बात मान लूंगा, लेकिन जे बात ना मानूं, क्योंकि अमन अपने बीवी बच्चों को कभी नुकसान ना पहुंचा सकता। अगर वो उनको मारता तो अपनी जान जोखिम में डालकर ज्वाला पर्वत पर कभी ना जाता और मैं थारे को याना को ले जाने को ना रोक रहा। लेकिन पहले अमन को होश आ जाने दे, उसके बाद तुम उसको ले जाना। तब साहिल ने कहा, क्या होगा अगर अमन को होश भी आ गया, क्योंकि याना अब अमन की जिंदगी में नहीं रहेगी। तब बाबूजी ने कहा, साहिल घर बनाने में जिंदगी गुजर जा, बिगाड़ने में एक पल लगे है कि तू अपनी बेटी का घर बिगड़ाना चाहता से अभी महारी बहू को लेकर मत जा। एक बार उन दोनों पति पत्नी की बात होने दे, उसके बाद जो फैसला वो दोनों पति पत्नी लेंगे वो ही ठीक से। तब बीडीआर ने कहा, देखिए मुझे आपके जाति मामले में बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन बात हमारे मेजर की है तो बोलना मजबूरी बन गया है। पीरामल जी ठीक कह रहे हैं, ये मामला पति पत्नी के बीच का है, उन दोनों को मिलकर सुझाने दीजिए। तब मोना ने तड़क कर कहा, माफ कीजिए बीडीआर साहब, लेकिन मामला अब अनबन से आगे निकल चुका है। अब हमें अपनी बेटी के लिए तलाक चाहिए, क्योंकि कोई माँ बाप अपनी बेटी को ऐसे इंसान के साथ रहने नहीं देंगे जिसने उनकी बेटी को जान से मारने की कोशिश की हो। तब बीडीआर ने कहा, हम देखिए बहन जी, मैं आर्मी का सबसे बड़ा ऑफिसर हूँ, 30 साल से देश की सेवा कर रहा हूँ, आर्मी में हजारों क्रिमिनल को देख चुका हूँ, इतना तजुर्बा हमें भी है कि कौन गिल्टी है और कौन इन्यूजेंट है, इसलिए ये बेवजह की बातें ना करे। मैं 110% मेजर की गारंटी ले सकता हूँ, हमारे मेजर ये कभी नहीं कर सकते। भला जो इंसान अपने बीवी बच्चों के लिए अपनी जान की बाजी लगा दे वो कैसे अपने बीवी बच्चों नुकसान पहुंचा सकते हैं। कोई तीसरा है जो नहीं चाहता ये दोनों कभी एक हो। तब मोना ने कहा, जो भी है, लेकिन अब मेरी बेटी अमन के साथ नहीं रहेगी। तब बीडीआर ने कहा, तो ये फैसला अपनी पर बेटी पर छोड़ दीजिए और अभी आप उन दोनों के लिए प्रार्थना करें, ना कि इस बातों को डिस्कस करें। ये कहकर फोन सुनते हुए बीडीआर बाहर निकल गए। अब साहिल ने मोना और उसकी मां रेशमा को बाहर जाने का कहा और वो दोनों बाहर निकल गई। अब साहिल ने रोते हुए पीरामल के आगे हाथ जोड़कर कहा, भाई साहब मेरी बेटी को अमन से रिहाई दिला दे, उसको दूसरी सरबनी मत बनाए, क्योंकि जिस तरह से आपने और ठाकुर सा ने मिलकर सरबनी भाभी सा के लिए फैसला लिया, मुझे भी मेरी बेटी के लिए लेने दे। तब पीरामल ने कहा, लेकिन क्या हासिल हुआ सरबनी के लिए फैसला लेकर? सब बर्बाद हो गया। हम आज तक पछतावे से, काश वो फैसला ना लेते तो आज हमारी सरबनी जिंदा तो होती। और फिर तू ये क्यों सोचा रहा, याना के साथ भी वही होगा जो सरबनी के साथ हुआ। तब साहिल ने कहा, क्योंकि मैं सच जानता हूँ, मैं जानता हूँ अमन की असलियत क्या है। तब पीरामल ने कहा, अगर थारे को पता था तो फिर तन ने क्यों की अपनी बेटी की शादी अमन से, वो भी उसके बचपन में ही, महारे को खबर भी ना होने दी तन ने। तब साहिल ने कहा, यही तो सबसे बड़ी भूल हो गई मुझसे। मुझे लगा था अमन आपका खून है, लेकिन मुझे नहीं पता था अमन किसकी औलाद है, वरना मैं अपनी बेटी को जहर दे देता, लेकिन अमन से शादी ना करता। तब पीरामल ने कहा, तू इतना परेशान क्यों हो रहा साहिल, अमन के अंदर थारी सरबनी भाभी सा का भी खून से
उसका दूध से, उसकी परवरिश से। तब साहिल ने कहा लेकिन इस सब के बावजूद अमन के अंदर भी वही। अभी साहिल कुछ कहता इससे पहले ही पीरामल ने दहाड़ते हुए कहा, साहिल इसके आगे ना। महारे लिए अमन महारे सारे बच्चों से ज्यादा प्यारा से, और अपने सारे बच्चों से ज्यादा महारे को अमन पे भरोसा। और थारे को बता दूं, मन ने 7 फेरों से अलग 8वां फेरा अमन के नाम का लिया से, और फिर मैं उसकी खातर मैंने 9 माह की पथ यात्रा की से, और अमन के ठीक होते ही मैं वो जड़ी बूटी अमन को प्रसाद में मिलाकर खिला दूंगा, फिर वो सब ठीक हो जाएगा। तब साहिल ने कहा, आप कुछ भी कहे भाई सा, लेकिन मैं अपनी बेटी को किसी तजुर्बे की भेंट नहीं चढ़ने दूंगा। मैं याना को अमन से तलाक दिलाकर रहूंगा। तब पीरामल ने कहा, तू ये जानता से अमन कौन से, किसकी औलाद से, फिर भी गलती करा से, क्यों एक बार फिर से प्रलय को न्योता दे रहा साहिल। और मैं अमन का बाप से और अपनी सरबनी को वचन दिया से अमन की आंख में कभी आंसू न आने दूंगा, और अपने बीवी बच्चों में अमन की जान पड़ी से अगर तन्ने उससे उसका परिवार दूर किया तो याद रखना, तू अमन का रुद्र रूप देखेगा। मैं हाथ जोड़ता हूँ थारे आगे साहिल, अमन को वो मत बना जिसके नाम से आज भी पूरा गाँव खौफ खावे। इधर ईशा और प्रिया को अमन के बारे में पता चला तो उसने गुस्से में कहा, आखिर अमन याना से इतना प्यार क्यों करता है, क्यों उस लड़की की वजह से अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। याना कभी अमन को खुश नहीं रख पाएगी। तब प्रिया ने कहा, जो भी हमें अमन को देखने जाना है। अब प्रिया, ईशा और पूनम तीनों हॉस्पिटल आई, और पूनम तो भागकर पीरामल से रोकर लिप गई। ताऊसा ये क्या हो गया अमन भाई सा को। अब सुमित्रा चाची ने पूनम को समझाया, सब ठीक हो जाएगा पूनम, तू रोना। अब ईशा और पूनम आईसीयू में अमन को देखने गई और उसको मशीनों में जकड़ा देख दोनों फुट फुट कर रोने लगी। ईशा जरूरत से ज्यादा ही चीख रही थी, और पीरामल बाबूजी के पास आकर कहा, याना हमेशा अमन को तकलीफ में पहुंचा देती है। मैंने कितनी प्रार्थना की थी अमन के लिए, लेकिन मेरी प्रार्थना भी फेल हो गई। तब सुमित्रा चाची ने ईशा को चुप कराया। प्रिया अब मोना और अपनी माँ के पास आई। तब मोना ने कहा, लगता है अमन को देखकर यहाँ आई हो। तब प्रिया ने हाँ में जवाब दिया, और अभी भी मैं तुम्हारी बेटी को देखने नहीं आई हूँ, क्योंकि उसने मेरी बेटी को जान से मारने की कोशिश की है। तब मोना ने कहा, तुम्हारी बेटी इतनी मासूम नहीं है जो मेरी बेटी से पीट जाएगी, और ना मेरी बेटी इतनी बड़ी पागल है जो बेवजह तुम्हारी बेटी को मारेगी। बल्कि सच तो ये है, तुम्हारी बेटी ने मेरी बेटी का जीना हराम किया हुआ था। आर्या सब बता चुकी है मुझे किस किस तरह तुम्हारी बेटी ने अमन और उसकी फैमिली के साथ मिलकर मेरी बेटी को टॉर्चर किया है। अगर मैं चुप हो प्रिया दीदी तो सिर्फ आपकी वजह से, वरना ईशा जगह कोई और लड़की होती तो उसका बुरा हाल कर देती। तब प्रिया ने मुस्कुरा कर कहा, चलो ईशा मेरी बेटी है और मैं तुम्हारी बहन हूँ, लेकिन अमन की बुआ गंगा और उसकी दोनों बेटियों ने भी कम तंग नहीं किया है। याना को उनका क्या करोगी तुम। तब मोना ने कहा, एक बार मेरी याना ठीक हो जाए तो मुझे जरूरत नहीं है कुछ भी करने की, वो खुद उनको दिन में तारे दिखा देगी। अब तक वो चुप अपने बच्चे और अपने माँ बाप के दूर होने की वजह से थी, लेकिन अब वो मजबूर नहीं है। बहुत जल्द वो सबको बताएगी वो मोना सिनकत की बेटी है। अगर सबको टंगड़ी का नाचना नचा दिया तो कहना वो मेरी बेटी नहीं। अब मोना उठकर अंदर चली गई। अमन ने अब 4 दिन बाद एकदम कहा, याना, और जैसे ही अमन ने उठने की कोशिश की तो पीरामल बाबूजी ने अमन को उठने से रोकते हुए कहा, सब ठीक से बेटा, तू परेशान ना हो। तब अमन ने एकदम हाथ उठाने की कोशिश की तो अमन ने देखा उसके हाथ को कांच के बॉक्स में बंद किया हुआ था, पैरों को भी मशीन में कैद किया हुआ था। तब पीरामल ने कहा, अमन हिल मत छोरा, अभी तेरे घाव ताज़ा से। अब अमन ने सर हिलाकर पीरामल का अपने सर से हाथ झटका और गुस्से में पूछा, बाबूजी मेरी याना और बच्चे कैसे हैं। अब बाबूजी ने कहा, सब ठीक से, तू फिक्र न कर। तब धारा ने गंगा से कहा, लगता से बाबूजी अमन को सच ना बताना चाह रहे कि उसके बच्चे मर गए, कहीं अमन की और तबीयत खराब ना हो जा। अब अमन ने झटपटा कर चीखते हुए पूछा, बाबूजी सच सच बताए, मेरे बीवी बच्चे जिंदा है या मर गए। अब एकदम पीरामल ने सबसे कहा, आप सब बाहर जाओ, महारे को अमन से जरूरी बात करनी। अब अमन ने गुस्से में कहा, बाबूजी मेरा दिल फट जाएगा, प्लीज बता दीजिए मेरे बीवी बच्चे सही है या नहीं। तभी बीडीआर अंदर आए और अब सब बाहर चले गए। तब बीडीआर ने मुस्कुरा कर कहा, मेजर घबराओ मत, आपके बीवी बच्चे सब ठीक है। भला भगवान ऐसे इंसान को कैसे मायूस कर सकता था जो अपने बीवी बच्चों से इतना प्यार करता है, उनकी खातिर नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। और अमन ने अब आंखें बंद करके गहरा सांस लिया, जैसे उसकी सांस जो गले में अटक गई थी फिर से बहाल हो जाए, और अमन के अंदर तक अब सुकून उतर चुका था। भगवान ने उसकी सुन ली थी। और तब बीडीआर ने कहा, लेकिन मेजर अभी किसी को भी नहीं बताया है आपके बच्चे जिंदा है, क्योंकि आपके बच्चों को मारने की साजिश हो रही है, क्योंकि आपकी बीवी ने खुदकुशी नहीं की है, उसको जान से मारने की कोशिश की गई है इलेक्ट्रिक शॉक देकर, ताकि दुनिया को लगे उसने खुदकुशी की है। और याना से कहा गया है कि उसको आपने मारने का ऑर्डर दिया है। अब अमन को शौक सा बीडीआर को देख रहा था और गुस्से में कहा, किसकी इतनी जुर्रत हुई मेरे घर में घुसकर मेरे ही बीवी बच्चों को मारने की कोशिश की।
तब बीडीआर ने कहा कि पहले आप ठीक हो जाए फिर याना से बात करें, क्योंकि वो आपके खिलाफ केस करना चाहती है। अब अमन हैरान हुआ, क्या याना को मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं है? मैं उसको और अपने बच्चों, उसने सोच भी कैस लिया। तब बीडीआर ने कहा, आपको उससे बात करके उसकी गलतफहमी को दूर करना है। अभी याना को दवाइयों के नशे में रखा हुआ है ताकि वो आपको छोड़कर ना जा सके। इस सब में आपकी मदद डॉक्टर ऋतु ने की है। आज उनकी वजह से आपके बच्चे और बीवी आपके पास है, वरना याना को कब का उसके माँ बाप आपके खिलाफ गवाही देकर और आपके बच्चों को मरा हुआ कहकर आपसे हमेशा के लिए दूर ले जाते। इसलिए उनको यहाँ रोकने के लिए डॉक्टर ऋतु ने बहुत मदद की है, लेकिन उन पर भी किसी ने वार कर दिया, वो भी घायल हो चुकी है। और अब कुछ देर बाद डॉक्टर के खटखटाने की आवाज़ आई। अब डॉक्टर की टीम अंदर आई और अमन से पूछा, अब कैसी तबीयत है आपकी मेजर साहब? अब अमन ने मुस्कुराते हुए कहा, अब पहले से ठीक है। तब अमन ने डॉक्टर से पूछा, ये मेरे हाथ पैर क्यों कैद कर दिए हैं आपने? तब डॉक्टर ने मुस्कुरा कर कहा, हमने आपके हाथ पैरों की सर्जरी की है, क्योंकि आपके हाथ की मांसपेशियां अंदर तक जल चुकी थी, लेकिन होल हो चुका था आपके दोनों हाथों में। पैरों की स्किन बुरी तरह से फट चुकी थी, पूरी बॉडी पर कांटे अंदर तक घुस चुके थे। वो तो थैंक गॉड आपके हाथ पैर कटने से बच गए, क्योंकि आपने जो असंभव को संभव करने का कारनामा अंजाम दिया है, उसके चलते अगर आप थोड़ी देर और आग को अपने हाथ पर रख लेते तो लाजमी था हमें आपके हाथ काटने पड़ सकते थे। तब कर्नल ने कहा, लेकिन ये भगवान कैसे होने दे सकता था, क्योंकि ये हाथ अभी देश की सेवा के लिए और दुश्मनों को मार गिराने के लिए काम आने हैं। अभी सब बात कर ही रहे थे, तब एक नर्स ने कहा, पीरामल जी याना और उसकी फैमिली डिस्चार्ज लेकर अपने घर जा रहे हैं। डॉक्टर ऋतु ने कहा है कि आपको इन्फॉर्म कर दूं। तभी अमन ने उठने की कोशिश की, लेकिन पीरामल ने तुरंत अमन को लेटे रहने को कहा और खुद बाहर निकल गए। एपिसोड 104। याना अपने कपड़े चेंज करके जाने के लिए रेडी थी जब उसके पास डॉक्टर ऋतु आई और याना के पास बैठते हुए कहा, जा रही हो क्यूट गर्ल? तब याना ने पलटकर डॉक्टर ऋतु को देखा और एकदम से मुस्कुरा कर डॉक्टर ऋतु को हक किया। तभी याना की नज़र डॉक्टर ऋतु के माथे पर बंदी पट्टी पर गई और याना ने हैरान होकर पूछा, ये चोट कैसे लगी गया आपको? तब डॉक्टर ने कहा, अब अच्छाई पर चलने की कुछ तो कीमत चुकानी पड़ती है। तब याना ने हैरान होकर पूछा, क्या मतलब? तब डॉक्टर ऋतु ने याना को अपने सामने सोफे पर बैठाकर कहा, याना आज मैं तुमसे डॉक्टर बनकर नहीं, एक दोस्त बनकर बात करना चाहती हूँ। तब याना ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, आप वाकई मेरी बहुत अच्छी दोस्त साबित हुई है। आपने मुझे एक बड़ी बहन की तरह ही ट्रीट किया है। आपको मैं कभी नहीं भूलूंगी, आपसे मिलने भी जरूर आऊंगी, क्योंकि आपने मेरे बच्चों की जान बचाई है। आपका ये एहसान मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगी। अब डॉक्टर ने कहा, मैंने तुम्हारे बच्चों की जान नहीं बचाई है, तुम्हारे बच्चों की जान पहले भगवान फिर अमन ने बचाई है। याना ने हैरान होकर कहा, मतलब मैं समझी नहीं। अब डॉक्टर ने कहा, हाँ याना, जब तुम यहाँ आई तो तुम और तुम्हारे बच्चे ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुके थे। मैंने तुमसे कहा था ना, मैं सिर्फ कोशिश कर रही हूँ, बचा तो कोई और रहा है। हाँ याना, बचा भगवान और तुम्हारा पति अमन रहा था, क्योंकि याना जब साइंस फेल हो जाती है तब कुदरती का करिश्मा शुरू होता है। इसलिए ही तो डॉक्टर दवा से पहले दुआ को कहते हैं। अमन ने तुम्हारे और अपने बच्चों के लिए वो किया है जो आज तक कोई मर्द नहीं कर सका। वो यहाँ के ज्वाला पर्वत पर दोनों हाथों में ज्वाला लेकर नंगे पैर ज्वाला पर्वत पर गया है, क्योंकि वहां जाने से मुर्दों के अंदर भी जिंदगी आ जाती है। ये मान्यता है यहाँ के ज्वाला पर्वत मंदिर की। लेकिन याना, वहां पर जाना मौत के मुंह में जाना है, लेकिन मेजर तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के लिए मौत को गले लगा गए। तब याना ने कहा, ये सब आपसे किसने कहा? तब डॉक्टर ने कहा, किसी ने कहा नहीं, मैंने खुद उनको देखा है। जब उनको यहाँ लाया गया उनकी बहुत बुरी हालत थी, हाथ का मांस तक जल गया था, पैरों की खाल फट गई थी, जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जहाँ से खून नहीं बह रहा था। पहले मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा, एक उम्मीद के सहारे मेजर जैसे इंसान इतना बड़ा काम कर गए। और उनका भरोसा और उम्मीद और उनकी बेइंतहा मोहब्बत ही है जो आज तुम और तुम्हारे बच्चे सही सलामत हो। उन्होंने नामुमकिन को मुमकिन किया है। याना खामोश और शौक सी बैठी थी। याना, मेरा ये सब बताने के पीछे सिर्फ ये मतलब है कि तुमने जो कहा था मेजर ने तुम्हें मारने का ऑर्डर दिया था, उसमें सच नहीं है। तुम दोनों के बीच कोई तीसरा ही आग लगा रहा है। वरना जरा सोचो, अगर मेजर साहब तुम्हें मारना चाहते तो तुम्हारे लिए कभी ज्वाला पर्वत पर नहीं जाते। तुमने कहा था वो तुम्हें बेवफा और अपने बच्चों को नाजायज मानते हैं, तो भला कैसे वो नाजायज बच्चों के लिए और बेवफा बीवी के लिए कोई ज्वाला पर्वत पर नहीं जाता? वो अपने बच्चों अपना जायज खून मानते हैं और तुम्हें अपनी जान से ज्यादा प्यारी बीवी के लिए गए हैं। अब याना ने गहरा सांस लेते हुए कहा, मैं जानती हूँ डॉक्टर अमन ने हमला नहीं कराया है, क्योंकि जब मैं बहुत ज्यादा डर गई थी इसलिए पता नहीं क्या क्या बोल गई, लेकिन इतना मैं भी जानती हूँ, अमन इतना घटिया नहीं हो सकते।
तब ऋतु ने कहा, तो फिर क्यों जा रही हो अपने पति को छोड़कर? याना, अब सब क्लियर हो चुका है और अब तुम्हारे पति को भी पता चल चुका है बच्चों के बारे में। अब तुम्हें किसी से डर कर जाने की जरूरत नहीं है। वो अब खुद तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को प्रोटेक्ट करेंगे। याना, पति पत्नी के रिश्ते में ये दरारें आना मामूली बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन दरारों को भरा नहीं जा सकता। तब याना ने कहा, डॉक्टर, अब अमन और मेरे बीच की दरारें खाई बन चुकी है, जिसको अब भरना नामुमकिन है। तब डॉक्टर ऋतु ने कहा, मेरा फर्ज तुम्हें समझना था, आगे तुम्हारा खुद का डिसीजन है। और डॉक्टर ऋतु बाहर निकल गई और नर्स से कहा कि जाकर पीरामल जी को बता दो, याना जा रही है। अब अमन ने पीरामल से मुस्कुराकर पूछा, बाबू जी, मेरे बच्चे कैसे दिखते हैं? तब जवाब बीडीआर ने दिया, बहुत सोने, दोनों आपके जेरोक्स कॉपी है। अगर मशीन में ना होते तो मेरा मन तो उनको चूमने का कर रहा था। अब अमन अपने बच्चों का सोचकर दिल से मुस्कुराया और अमन का शिद्दत से दिल चाहा वो अपने बच्चों को जाकर सीने से लगा ले, लेकिन अभी वो मजबूर था। तभी नज़ ने याना के जाने का बताया। अब अमन ने जल्दी से उठने की कोशिश की। तब बीडीआर ने कहा, आप लेटे रहो, अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, हम देखते हैं। अब अमन ने एकदम अपने बाबूजी से कहा, बाबूजी, याना को किसी भी कीमत पर जाने मत देना, वरना आपका बेटा नहीं जी पाएगा। अब पीरामल ने अमन का चेहरा देखा जो रो देने को तैयार था। तब पीरामल ने हंसते हुए कहा, ठीक से ईब रोना चालू मत कर, मजनू की औलाद। और बाबूजी बाहर निकल गए। अब पीरामल और बीडीआर कमरे में आए, जहां साहिल और मोना याना तीनों जाने की तैयारी कर रहे थे। तब पीरामल ने, बेटा जा रही हो? तब साहिल ने हाँ में जवाब दिया। अब पीरामल ने कहा, एक बार अमन से मिल लो, उसको ठीक हो जाने दो, तब चली जाना। क्या अपने पति को इस हाल में छोड़ कर जाओगी? अब याना के बैग की चैन बंद करते हाथ रुक गए और याना ने सर पर दुपट्टा ठीक से रखते हुए कहा, बाबूजी, मैं अमन के लिए घर जाकर प्रार्थना करूंगी, आपका बेटा जल्दी ठीक हो जाए, इसके लिए मुझे यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है। तब पीरामल ने कहा, एक बार उसको जाकर उससे मिलो बेटा, ऐसे मत जाओ। तब बीडीआर ने कहा, बेटा जो भी हुआ उसको एक बुरा वक्त समझकर भूल जाओ और अपने बच्चों के बारे में सोचो। बच्चों को माँ के प्यार के साथ बाप के प्यार की भी जरूरत होती है। अब पीरामल ने कहा, बेटा माफ कर दो अमन को और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाओ, क्योंकि बेटा अमन ने तुम्हें या तुम्हारे बच्चों को पर हमला न कराया से उसको तो पता भी ना था। तब याना ने सर झुकाकर कहा, मैं उसको इसके लिए माफ कर चुकी हूँ, अगर वो मेरा कत्ल भी कर देता तो भी मैं उसको माफ कर देती। तब पीरामल ने कहा, अगर बेटा जब तुम इतना बड़ा कलेजा रखती हो कि उसको अपना खून भी माफ कर सकती हो तो फिर गुस्सा किस बात का? तब याना ने कहा, इसके अलग भी बहुत बातें हैं बाबूजी, जिसको माफ करना अपने आत्मसम्मान का कत्ल करना है। तब पीरामल ने कहा, बेटा ऐसा कि कह दिया उसने जिसको तुम माफ ना कर सको। अब बीडीआर ने कहा, याना बेटा वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और मेजर इतना बुरे नहीं है जितना आप समझ रही हैं, और गुस्से में तो मर्द छोटी मोटी बातें तो कह देता है, उनको दिल पर लगा कर नहीं बैठना चाहिए। बेटा माफ कर दो उनको, वो तुमसे और अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। तब याना ने गुस्से में कहा, मुझे मजबूर मत करे, मैं उसको माफ नहीं करूंगी, आखिरी सांस तक माफ नहीं करूंगी, और न अब मैं उसके साथ एक छत के नीचे रह सकती हूँ। मैं फैसला कर चुकी हूँ बाबूजी। सुमित्रा चाची वो भी पीछे खड़ी सारी बातें सुन रही थी। अब उन्होंने कहा, याना ऐसा कि कह दिया अमन ने जिसको माफ करना तेरे लिए नामुमकिन है। याना खामोश थी, वो उनके सामने वो बातें नहीं कहना चाहती थी जिसको सुनकर यहाँ सबकी गर्दन शर्म से झुक जाए। इसलिए याना ने आहिस्ता से कहा, बाबूजी आप मुझे माफ कर दीजिए, अब मैं नहीं रुकूंगी। तब पीरामल ने कहा, बेटा आखिर ऐसा कि हो गया जो तुम माफ ना कर सकती और अपना घर तोड़कर जा रही हो, अपने पति को इस हाल में छोड़कर जा रही हो जो थारी खातर मौत को गले लगा गया। तब याना ने कहा, मैं उसका जिंदगी भर उसका एहसान नहीं भूलूंगी और कभी मौका मिला तो उसका एहसान उतार भी दूंगी। तब पीरामल ने कहा, तो उस एहसान के बदले में उसको माफ कर दे। तब याना ने गुस्से में भराई हुई आवाज में कहा, नहीं माफ करूंगी, नहीं कर पाऊंगी उसको माफ, उसकी बातें दिल फाड़ चुकी है मेरा। तब पीरामल ने कहा, अरे ऐसा कि कह दिया उसने जो थारे से माफ करना नामुमकिन से। तब याना ने कहा, सुन सकते हैं आप, आपके बेटे ने क्या कहा है मुझे? उसने एक औरत की मर्यादा की धज्जियां उड़ा दी है, एक बीवी के सम्मान को तोड़ फोड़ कर रखा दिया है, क्योंकि उसने मुझे बाजारों औरत कहा है, मुझे गंदी औरत कहा है, गंदी नाली पैदावार, नाजायज गंध कहा है, गंदा खून, घटिया माँ की घटिया बेटी, नीच औरत। एक मर्द काफी नहीं है मेरे लिए, इसलिए अपने देवर को बिस्तर गर्म कर रही हूँ। मैं उस औरत की बेटी हूँ जिसका एक मर्द से गुजारा नहीं होता, धोखेबाज अयाश आवारा, मेरे जैसी तो वो रखेल भी नहीं रखना चाहता, किसी का गंदा खून हूँ मैं। अब याना बुरी तरह रो रही थी। अब रोते हुए कहा, हर गंदा इल्जाम लगा कर मुझे बेल्टों से मारा, सिगरेट से जलाया, नाजायज गंध कहा, मुझे मेरे बच्चों को नाजायज कहा, क्या क्या माफ करूँ,
नहीं माफ करूंगी उसे, आखिर दम तक माफ नहीं करूंगी। अब याना दोनों हाथों से मुंह छुपाकर फुट फुट कर रोने लगी। अब पीरामल तो ऐसे हो चुके थे जैसे कांटों तो खून ना। उनको यकीन नहीं आ रहा था अमन ये सब कह सकता है। अब सब सकते में खड़े थे। जो बातें अब याना ने कही थी ये तो उनको पता ही नहीं थी, आर्या ने भी नहीं बताया था। और मोना जो अमन से पहले ही खार खाए बैठी थी अब तो और नींद पर चढ़ गई थी, इसलिए अब मोना चीखने को थी। तभी साहिल बोल उठा। अब साहिल ने रोते हुए कहा, सुन लिया पीरामल भाई साहब ने, अभी भी कुछ सुनना बाकी है। कहा गया सरबनी का दूध, कहा गई आपकी परवरिश। मैं फिर कहता हूँ भाई साहब, असलियत कभी नहीं बदल सकती। तब बीडीआर ने अफसोस से कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा ये सब बातें मेजने की है, वो भी अपनी पत्नी से, जबकि वो तो एक बहुत समझदार और वेल मैनर्ड इंसान है। आज तक हर लेडी ऑफिसर को बहुत इज्जत दी है उन्होंने, और आर्मी के एक काबिल ऑफिसर है। तब याना ने कहा, बीडीआर साहब आपने अमन को एक ऑफिसर की हद तक जाना है, बाबूजी ने उसको बेटे की हद तक जाना है, लेकिन मैंने उसको एक मर्द की हद तक जाना है। और मेरी नज़रों में वो एक अच्छा मर्द नहीं है, क्योंकि और ना एक अच्छा पति है, क्योंकि एक मर्द को अच्छा मर्द होने का और एक अच्छा पति होने का टैग उसकी बीवी देती है, लेकिन मेरी नज़रों में अमन गिर चुका है। तब पीरामल ने कहा, बेटा मैं जानता उसने ये सब कहकर अपने बाबूजी और अपनी माँ सरबनी हम दोनों की परवरिश को गालियाँ दी है। जो सीना उसकी वजह से गर्व से फूला हुआ था, आज महारे घर की बहू के सामने महारा सर शर्म से झुक गया से मैं तो सारी उम्र थारे सामने नजरें उठाने के काबिल ना बचा, लेकिन मैं थारे से अमन के लिए माफ़ी ना मांग रहा, महारे पोतों के लिए मांग रहा से उनकी खतर मत जा। और रही बात अमन की, तू फिक्र मत कर, वह थारे से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगेगा। तब बीडीआर ने कहा, हाँ याना बेटा आप अपने बच्चों की खातिर उसको माफ़ कर दो। लेकिन याना ने खामोशी से पीठ फेर कर खड़ी हो गई, जिसका मतलब ना था। तब पीरामल ने साहिल से कहा, साहिल तू क्यों ना समझता, अभी यह बच्ची है, अपना अच्छा बुरा ना समझती। तब यान ने कहा, बाबूजी आप मेरे डेड से मत पूछिए, मैं आपसे पूछती हूँ, अगर हेमंत पूनम को गंदी नाली की पैदावार कहे, गंदी औरत कहे, उसके पूरे खानदान को गालियां दे, उसको गंदे गंदे इल्जाम दे, तो क्या आप माफ कर देंगे हेमंत को? अब पीरामल जी का चेहरा शर्मिंदगी से झुक गया। अब याना ने बीडीआर से कहा, अंकल मैं आपसे पूछती हूँ, आप भी बेटी दामाद वाले हैं, अगर आपका दामाद आपकी बेटी को अपनी दोस्त के भाई से बात करने पर सिगरेट से जला दे, बिना सोचे समझे बेल्टों से मारे, और उसको कई मर्दों के साथ, इसके आगे याना ने कुछ नहीं कहा, आगे वो सब खुद समझ चुके थे। अब याना ने बीडीआर से कहा, क्या आप माफ कर देंगे अपने दामाद को? अब बीडीआर के पास भी कोई जवाब नहीं था। अब याना उनके चेहरे को देख रही थी जो खामोश सर झुकाए खड़े थे। अब मोना ने कहा, जवाब दीजिए आप लोग, है कोई जवाब आपके पास? तब याना ने कहा, नहीं कर सकता, दुनिया का कोई भी बाप माफ नहीं कर सकता, तो फिर डेट से ही क्यों उम्मीद कर रहे हैं आप वो अमन को माफ कर दें? तब याना ने हाथ जोड़कर रोते हुए कहा, तो प्लीज़ बाबूजी मुझे मजबूर मत करे, मैं फैसला कर चुकी हूँ, आपके बेटे की जिंदगी में वापस नहीं आऊंगी। अपने बेटे से कह दे, मुझ जैसी गंदी नाली की पैदावार को अपने साथ रखकर अपना स्टैट्स खराब ना करे, अपने लिए कोई नेक पारसा औरत ले आए, क्योंकि मैं भी गंद हूँ उसके लिए, और मेरी कोख से जन्म में बच्चे भी गंद है, इसलिए हमें ले जाकर अपना घर अपवित्र ना करे। आपके बेटे के लिए धारा जैसी पवित्र लड़की बिल्कुल ठीक है, याना उसके काबिल नहीं है। अब बाहर खड़ा अमन याना की सब बातें सुन रहा था, क्योंकि अमन बाबूजी के आते ही कुछ मिनट बाद ही सुमित्रा ने बताया याना नहीं मान रही। पीरामल भाई साहब भी उसको रोक ना पा रहे। तब अमन ने डॉक्टर के मना करने के बावजूद भी मशीन से अपने हाथ पैर खींच लिए और ड्रिप खींचकर फेंक दी, और सबके रोकने के बावजूद भी अमन रुका नहीं, और जब उसने याना की बातें सुनी तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। अब अमन की हिम्मत नहीं बची थी कि वो याना के सामने जा सके, लेकिन जब याना ने जाने का अटल फैसला किया तब अमन को मजबूरन सामने आना पड़ा। और अब अमन की पट्टियों से दोबारा खून टपक रहा था, लेकिन अमन को इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। आंसू से अमन का चेहरा तर हो चुका था, और याना की सारी बातें सुनने के बाद अमन का मन कर रहा था काश अभी जमीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। अमन को तो यकीन नहीं आ रहा था, ये सब उसने अपनी याना से कह दिया था। अब उसको एहसास हुआ तो अमन का मन अपनी जुबान काट कर फेंकने को कर रहा था, और अमन की अब सबसे बड़ी ख्वाहिश यही थी काश वक्त फिर से घूम जाए और वो याना से कहे लफ्ज़ वापस ले ले। अमन को अब याना की बात शिद्दत से याद आई, मेजर वो लफ्ज़ मत कहो जिनको वापस लेना आपके लिए मौत हो जाए। और आज वाकई आज अमन याना की बातें सुनकर मर रहा था, लेकिन अपने अल्फाज वापस नहीं ले सकता था। और तभी अमन एक झटके से अंदर आया और सब हैरान रह गए। एपिसोड 105। और जब अमन ने याना की बातें सुनी तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। अब अमन की हिम्मत नहीं बची थी कि वो याना के सामने जा सके, लेकिन जब याना ने जाने का अटल फैसला किया तब अमन को मजबूरन सामने आना पड़ा, और सब अमन को वहां देखकर हैरान रह गए,
क्योंकि अमन के हाथों में पैरों में पट्टी बंधी थी जो अब खून से लाल हो चुकी थी। सीने पर भी पट्टी बंधी थी जो उसके सामने से शर्ट के बटन खुलने पर चमक रही थी। और तभी बीडीआर ने अमन की तरफ बढ़ते हुए कहा, मेजा आप यहाँ क्यों आए हैं? अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है। तब अमन ने बीडीआर को हाथ के इशारे से रोक दिया और याना जो सामने खड़ी अमन की हालत देखकर उसका दिल पूरी शिद्दत से कांप गया, क्योंकि वो हर जगह से सफ़ेद पट्टी में बंधा था और याना अब ज़्यादा देर उसकी हालत ना देख सकी, इसलिए मुंह फेर लिया। और अब अमन ने हिम्मत जमा करके अपने दोनों घुटने जमीन पर रखे और दोनों पट्टियों में जकड़े हाथों को याना के सामने जोड़ते हुए बेबसी से कहा, मैं तुमसे माफ़ी नहीं मांग रहा, क्योंकि जो गुनाह मैं कर चुका हूँ उसकी माफ़ी नहीं होती, उसकी सिर्फ सज़ा होती है। और मैं तुमसे सज़ा चाहता हूँ, लेकिन वो सज़ा तुमसे दूरी ना हो। तुम्हें जो सज़ा देनी है मेरे पास रह कर दो, लेकिन मुझे छोड़कर मत जाओ। तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करूँगा, लेकिन मुझे छोड़कर मत जाओ याना, मैं मर जाऊँगा। अब याना ने अमन की तरफ देखते हुए कहा, अमन इट्स ओवर, अब मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती। अब बीडीआर ने कहा, बेटा एक पूरी आर्मी का मेजा आपके सामने घुटने टेके बैठा है, इसका मतलब जानती है आप क्या है? पूरी आर्मी आपके सामने घुटने टेक चुकी है। ये वो मेजर अमन सिंह शेखावत है जिसने कभी किसी का सामने नजरें नहीं झुकाई, वो आपके सामने सर झुकाए बैठा है। मान जाओ पुत्र। तब याना ने कहा, ये मेजर अमन सिंह शेखावत की पुरानी आदत है, पहले जख्म देता है फिर मरहम रखकर खुद को महान दिखाता है। लेकिन अब ना मुझे इनको सजा देनी है और ना इनके साथ रहना है। मैं फैसला कर चुकी हूँ, मुझे अब अमन से तलाक चाहिए। अब अमन ने आहिस्ता खड़े होते हुए कहा, याना तुम्हें अपना फैसला बदलना पड़ेगा, क्योंकि मैं ना तुम्हें तलाक दूंगा और ना तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। अब मुना ने कहा, तलाक तो हम कोर्ट से भी ले लेंगे और याना को भी यहाँ से ले जाकर रहेंगे। अब अमन ने याना की तरफ देखते हुए मुना से कहा, याना मेरी बीवी है और किसी में इतनी हिम्मत नहीं है जो मेरे सामने से मेरी बिना परमिशन के मेरी बीवी को ले जाए। तब साहिल ने गुस्से में कहा, अमन एक बार मैंने ही तुम्हारे हाथ में अपनी बेटी का हाथ दिया था और तुमसे याना की शादी करा तुम्हें सौंप दिया था और तुमसे जिंदगी भर उसको संभालने का वचन लिया था। लेकिन आज मैं ही तुमसे अपनी बेटी को वापस मांग रहा हूँ, तुमसे अपनी बेटी के लिए तलाक मांग रहा हूँ, छोड़ दो मेरी बेटी को। तब अमन ने एक जख्मी हंसी हंसते हुए साहिल को देखकर कहा, जब आपने अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दिया था, उसकी शादी मुझसे करवाई थी, उस टाइम आपकी बेटी 3 साल की थी, लेकिन आज आपकी बेटी 23 साल की है। 20 साल पहले आपकी बेटी मेरी पत्नी बन चुकी है, आज आपकी बेटी मेरे 2 बच्चों की माँ है, मेरी दुनिया है, मेरा परिवार है। और मेरा परिवार कोई मंदिर का प्रसाद नहीं है जिसको आप मांगोगे और मैं दे दूंगा। आपसे अलग भी मैंने पूरे गांव पूरे समाज के सामने आपकी बेटी को अपनाया है, तो आप सोच भी कैसे सकते हैं मैं अपनी बीवी अपने बच्चों की माँ को तलाक दूंगा? क्योंकि दुनिया का कोई भी कानून और कोई भी धर्म एक पति को मजबूर नहीं कर सकता वो अपनी पत्नी को तलाक दे जब तक वो खुद ना चाहे। तब मोना ने तड़क कर कहा, उस टाइम कहा था ये पति जब मेरी बेटी को बेल्टों से मारा था, सिगरेट से जलाया था, पूरे घर ने मिलकर मेरी बेटी को टॉर्चर किया था। उस टाइम कहा था ये बाप जब अपने ही बच्चों को नाजायज कहकर ठुकरा दिया था। तब अमन ने शर्मिंदगी से कहा, इस सब के लिए मैं सिर्फ अपनी पत्नी का कसूरवार हूँ और मुझे सजा देने का हक सिर्फ मेरी पत्नी को है और किसी को नहीं। तब साहिल ने कहा, तो मैं अपनी बेटी को अब यहाँ रहने भी नहीं दूंगा, शादी की है तुमसे अपनी बेटी की, बेच नहीं दिया है तुम्हें। तब अमन ने कहा, तो अब बेच दो। तब पीरामल ने चीख कर कहा, अमन होश में तो है छोरा के बकरा से, तेरे ससुर है ये, थारे बाप की जगह है, तू तो बहुत प्यार करता से इनसे, ईब इतनी बकवास कर रिया से, माफी मांग, अभी माफी मांग। तब अमन ने आहिस्ता से सर झुका कर कहा, माफ कर दीजिए चाचा जी, लेकिन मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके आगे, आपने ही याना को मेरी जिंदगी बनाया था, आज आप ही मुझसे मेरी जिंदगी मत छीने। अब पीरामल ने साहिल को एक तरफ ले जाते हुए कहा, साहिल मैं थारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तू वो गलती ना कर जो अब से 50 साल पहले ठाकुर सा ने की थी, एक और यादव को जन्म मत दे। मैं विनती करता हूँ तुझसे, क्योंकि तू भी अच्छे से जानता है और मैं भी अमन पर थारी जबरदस्ती ना चलेगी, इसलिए सद्बुद्धि से काम ले। तब साहिल ने दिल में कहा, आई थिंक पीरामल भाई सा ठीक कह रहे, मुझे समझदारी से अपनी बेटी को यहाँ से निकालना है, क्योंकि अमन पर मेरी कोई जबरदस्ती नहीं चलने वाली। तब साहिल ने अमन के पास आकर कहा, ठीक है अमन, लेकिन हमें थोड़ा समय दो। और अमन ने मुस्कुरा कहा, थैंक यू चाचा जी कहा। लेकिन तभी याना ने कहा, नहीं डैड, मैं अपना फैसला ले चुकी हूँ, मैं अमन के साथ नहीं रहूंगी। अब अमन कुछ कहता तभी साहिल याना को अपने साथ अंदर ले गया और करीब आधा घंटे बाद याना और साहिल बाहर आए और अब याना के चेहरे पर हवाएं उड़ रही थी और याना ने आहिस्ता से अमन से कहा, अमन मुझे थोड़ा सा टाइम दो, क्योंकि मैं अपना एनवायरनमेंट चेंज करना चाहती हूँ।
तब अमन गहरा सांस लेता हुआ मुस्करा, जैसे उसको फिर से दुनिया मिल गई। और तभी अमन ने कहा, याना अगर तुम्हें अपना एनवायरनमेंट चेंज करना है तो हम बाहर चलेगी, तुम दुनिया के जिस कोने में भी कहोगी मैं तुम्हें वहां लेकर जाऊंगा, लेकिन प्लीज मुझसे दूर मत जाओ। तब साहिल ने कहा, देखो अमन, अब हम तुम्हारी बात मान रहे हैं, तुम भी हमारी बात मान लो, याना को जाने दो, अभी तुम्हारी भी हालत ठीक नहीं है। तब भी डीआर ने कहा, हाँ मैं जो तुम्हारे ससुर ठीक कह रहे हैं, कभी कभी पति पत्नी के रिश्ते को थोड़ा टाइम भी देना चाहिए। और अमन अब कुछ सोचते हुए याना की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है, कितना टाइम चाहिए? तब साहिल ने कहा, यही कोई 3-4 महीने। तब अमन ने कहा, 30 दिन, सिर्फ 30 दिन, इससे ऊपर एक दिन भी नहीं। तब साहिल ने भी कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है, तुम 30 दिन बाद याना को ले जाना, अब हमें जाने दो, फ्लाइट के लिए लेट हो रहा है। तब अमन ने कहा, जाने से पहले मैं अपनी बीवी से अकेले में कुछ बातें करना चाहता हूँ। तब मोना ने कहा, जो बात करनी है हमारे सामने करो। तब अमन ने कहा, अपनी बीवी से बात करनी है, किसी गैर औरत से नहीं। तब मोना ने मुंह बनाकर कहा, ऐसी क्या बात करनी है तुम्हें अकेले में? तब अमन ने मोना से कहा, आप शादीशुदा है, अब आपको भी बताना पड़ेगा पति अपनी पत्नी से अकेले में क्या बात करता है। और अब सब अमन की बात का मतलब समझकर बाहर निकल गए और साहिल मोना को भी अपने साथ खींचकर ले गया। अमन के सामने याना सर झुकाए खड़ी थी और अमन उसको अब गहरी नजरों से देख रहा था। जो सफेद सूट में, काले बालों, ढीली सी चोटी जो कंधे पर पड़ी थी और सर पर दुपट्टा जमाए, वो बहुत मासूम सी कमसिन परी लग रही थी और घबराई सी सर झुकाए खड़ी थी। और अब अमन ने उस लम्हे को याद किया जब उसने याना का बेजान वजूद स्ट्रेचर पर पड़े देखा था और अमन का दिल फिर से किसी ने मुट्ठी में भींच लिया। और तभी अमन ने एक झटके से याना को सीने में पूरी शिद्दत से दबोच लिया और याना बुरी तरह से घबरा गई और याना ने अपने दोनों हाथ अमन के सीने पर रखकर उसको खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन याना की कोशिश करते हाथ तब रुक गए जब याना को अपना गला अमन के आंसुओं से भीगता हुआ महसूस हुआ और याना को अब एहसास हुआ अमन रो रहा है। तो वो शॉक खड़ी थी क्योंकि याना ने आज तक किसी के मुंह से नहीं सुना था और ना कभी देखा था अमन को रोते हुए, लेकिन आज अमन याना के गले में मुंह छुपाए किसी छोटे बच्चे की तरह सूखियां लेते हुए रो रहा था और याना को यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि अमन उसके लिए रो रहा है। अब याना ने शौक होते हुए आहिस्ता से पूछा, क्या आप रो रहे हैं? तब अमन ने भराए आवाज में कहा, हाँ रो रहा हूँ। तब याना ने पूछा, क्यों? तब अमन ने सुबकी लेकर रोते हुए कहा, क्योंकि मुझे डर लग रहा है। आज अमन की बातें याना को बेहोश कर देने के लिए काफी थी, क्योंकि वो तो अब तक सबको डराता आया था, आज वो खुद डरने की बात कर रहा था। तब याना ने पूछा, आपको डर भी लगता है? तब अमन ने याना को सख्ती से खुद में भींच कर कहा, हाँ मैं डर गया था, उस लम्हे से डर गया था जब मुझे एहसास हुआ मैं तुम्हें खो दूंगा, और अभी तक मैं उस डर से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। मैंने ये डर अपनी जिंदगी में 2 बार देखा है, एक बार तब जब मेरी माँ मुझे छोड़कर गई थी और एक बार तब जब मुझे लगा मैं तुम्हें खो दूंगा। लोग कहते हैं मैं कैसे ज्वाला पर्वत पर चढ़ गया, कैसे मैंने अपनी जान खतरे में डाल ली, लेकिन उनको क्या पता मैं याना के लिए अपना सर काट कर भी भगवान के चरणों में रख सकता था। ज्वाला पर्वत तो बहुत मामूली है, जब मैंने तुम्हें बेजान देखा था याना, तब मेरे अंदर से मेरी जान निकल चुकी थी। मैं बस उस लम्हे में कैद हो गया था जब मैंने तुम्हें बेजान देखा था, और मैं उस एक लम्हे में हजारों मौत मरा था। और अमन अब तड़प तड़प कर रो रहा था, याना मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ तुम्हें खोने से पहले वो मुझे मौत दे दे, लेकिन तुम्हें खोने का दुख मुझे ना दे, क्योंकि मुझ में हिम्मत नहीं है तुम्हें खोने की। याना को इस टाइम अमन एक छोटा बच्चा लग रहा था जो रोते हुए अपने दिल का हाल याना को बता रहा था। अब याना ने आहिस्ता से कहा, अमन मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन एक औरत को प्यार से ज्यादा इज्जत की भूख होती है, भरोसे की प्यास होती है। अगर आप मुझे प्यार ना देकर मेरे दामन भरोसे की चंद कतरे डाल देते तो मैं बिना उफ किए इज्जत की भूख भी बर्दाश्त कर लेती, लेकिन आपने ये नहीं सोचा एक इंसान प्यार के बिना तो जिंदा रह सकता है, लेकिन भूख प्यास से मर जाता है। और आज हमारा रिश्ता भी मर चुका है, और मरे हुई लाश का बोझ जितनी जल्दी उतार दिया जाए उतना ही अच्छा होता है। अब अमन ने आहिस्ता से अपना चेहरा याना के गले से हटाकर उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर याना के माथे से अपना माथा टीकाकर आंखें बंद करके आहिस्ता से भीगी आवाज में कहा, जिस तरह से मैंने अपनी बेजान मोहब्बत को फिर से जिंदा किया है, वैसे ही मैं इस बेजान रिश्ते को फिर से जिंदा कर दूंगा। मैं भरोसे के कतरे नहीं पूरा समुंदर तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा। मैं इज्जत नहीं अपनी पहचान तुम्हें दूंगा, अपना आप तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा। मेरी याना,
मेरी जीन जानिया, मेरे दिल का करार, बस एक बार मुझे मौका दे दो, मेरी चंदा मेरी सोना, मैं अपना आप तुम पर वार दूंगा। संभाल नहीं पाओगी इतना प्यार दूंगा तुम्हें। तब याना ने अमन के दोनों हाथ अपने चेहरे से हटाते हुए कहा, आपके इन्हीं बातों के भ्रम जाल में फंसकर मैं मुंबई से अकेली आपके लिए राजस्थान चली आई। क्या कहा था आपने मुझसे हर कदम पर मेरा साथ देंगे, कभी मुझे तन्हा नहीं छोड़ेंगे, मिल बांट कर हर काम संभाल लेंगे, कभी एक आंसू भी मेरी आंख में आने नहीं देंगे, मेरे परिवार वाले पलकों पर बैठा कर रखेंगे। लेकिन क्या दिया आपने और आपके परिवार ने और आपने मुझे ये। अब याना ने बिजली से जले हाथ दिखाकर कहा, आप हर कदम क्या साथ देते, आपने तो मुझे तन्हा मरने के लिए छोड़ दिया। अब कहते हैं आपको मौका दूं ताकि आप और आपका परिवार दोबारा मुझे तकलीफ और दर्द की खाई में धकेल दे। तब अमन ने याना के दोनों हाथ की हथेलियों को चूमकर अपना माथा उसके हाथों में टीका कर सिसकते हुए कहा, मैं अपनी माँ की कसम खाकर कहता हूँ, तुम्हें वचन देता हूँ, अब कोई तकलीफ तुम तक पहुँचने नहीं दूंगा, और जिसने भी तुम्हें और मुझे इस हाल तक पहुँचाया है उसका इससे भी भयानक हाल करूंगा। बस एक बार आखिरी बार मुझ पर भरोसा कर लो। तब याना ने अपने हाथ खींचकर कहा, अमन, आपको मौका देने का मतलब आपको माफ कर देना, और मैंने आपसे कहा था मैं आपको अपना खून माफ कर दूंगी, लेकिन जो बातें आपने कही है माफ नहीं करूंगी, क्योंकि मेजर साहब हर गुनाह माफ नहीं होता। तब अमन ने याना का कंधा अपनी तरफ करके घुमाते हुए कहा, मत करो माफ, मैंने कब कहा माफ करो, सजा दो मुझे लेकिन मेरे पास रहकर। तब याना ने कहा, आपने मेरे और मेरे बच्चों की जान बचाकर मुझ पर एहसान किया है, इसलिए मैं आपको कोई सजा देना नहीं चाहती। हाँ, जिंदगी ने अगर मौका दिया तो आपके एहसान का बदला जरूर चुकाओगी। तब अमन ने गहरा सांस लेते हुए कहा, इतनी बड़ी सजा देना चाहती हो और कहती हो सजा नहीं दे रही, और मैंने किसी की जान नहीं बचाई, मैंने खुद अपनी जान बचाई है, और मेरी जान मेरे बीवी बच्चे है, और जिस जान को ऊपर वाले ने भी लौटा दिया है तुम क्यों छीनना चाहती हो। तब याना ने कहा, क्योंकि मेरा दम घुट जाएगा आपके साथ, अब नहीं रह पाऊंगी आपके साथ, प्लीज मुझे जीने दो, छोड़ दो मेरा पीछा। रही बात बच्चों की तो जब आपका मन करे उनसे मिल लेना, लेकिन आप दोबारा मेरे सामने मत आना। अब अमन ने आहिस्ता से कहा, मतलब ये तुम्हारा आखिर फैसला है। अब याना ने हाँ में जवाब दिया। तब अमन ने पास रखी छुरी को उठाकर याना के हाथ में दिया, और अब उसके छुरी वाले हाथ को एक हाथ से पकड़कर एक झटके से अपने दिल में मारा, और याना की एक चीख निकली। तो दोस्तों, आगे क्या होगा यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।